8. कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस एक मोड़ लेकर कहीं थम जाती हैं, ताकि सही वक्त पर उन्हें दोबारा जिया जा सके। ये बीती कहानियों के पुराने पन्ने हमारे आसपास हर जगह बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे कि जंगल सिर्फ जहरीले पेड़ पौधों और खूंखार जानवरों का मेला नहीं, बल्कि राजों में लिपटी हजारों दास्तानों की एक खामोश किताब है, जो खुलने के लिए सिर्फ एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था, आसमान में चांद पर भी लाल रंग चढ़ा था। जंगल के बीचों बीच 2 चिताएं तैयार की गई थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन लकड़ियों के ढेर पर मुर्दों को नहीं, बल्कि 2 जिंदा प्रेमियों को बांधा गया था। उन चिताओं को भीड़ ने घेर रखा था। अंधेरे में बस उनके चमड़े के कपड़े चमक रहे थे और मुंह से सभी कोई मंत्र पढ़ रहे थे। एक उदास धुन बज रही थी, जिस पर वो सभी नाच रहे थे। तभी उस भीड़ का मुखिया आगे बढ़ा और जोर से चीखा, काल केतु, काल केतु। ये नाम सुनते ही भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मुखिया आगे बढ़ा, उसके हाथों में मशाल थी। उसने लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी। वीर और प्रिया ने एक आखिरी बार एक दूसरे की ओर देखा, बिना कुछ कहे। बस उनके आंसू आग की लपटों में सूख रहे थे। आग की लपटें उनके शरीर को चीरती हुई ऊपर उठी। चीखें जैसे धरती से उठती आत्माओं की आवाज बनकर गूंजने लगी। उनका मांस चटक चटक कर जल उठा। हड्डियां तपती आग में झरझरा गईं। कानों को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी, ये प्यार हर जन्म में लौटेगा, जब तक काल केतु ना मिट जाए। हेल्प, हेल्प! रौनक की नींद अचानक खुल गई। माथे से पसीना टपक रहा था, सांसें तेज थीं। रौनक को जलने की सेंसेशन हुई। उसका ध्यान अपने शोल्डर के बर्न मार्क पर गया। अगर ये सिर्फ ड्रीम था, तो फिर ये मार्क जल क्यों रहा है? उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। सिद्धार्थ का कॉल था। व्हाट्सअप ब्रो? सिड यार, आज फिर से वही ड्रीम नहीं, इट वॉज अ नाइटमेयर। अपने सपने से बाहर निकल। अपना चाइल्डहुड ड्रीम फाइनली पूरा होने जा रहा है। बैग्स आर पैक्ड, कार इज रेडी, वी आर गोइंग टू नैनीताल। आर यू रेडी? आई सो नीड दिस ट्रिप मैन, लेट्स गो। अनीश ड्राइव कर रहा था। रौनक फ्रंट सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था और सिद्धार्थ पीछे वाली सीट पर फैल गया था। फाइनली लिविंग आवर दिल चाहता है ड्रीम गाइस। कैसा लग रहा है अनीश? अमेजिंग! कितने दिनों बाद 5th गियर में गाड़ी चला रहा हूँ यार, वरना हर रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में धक्के खा खा कर पक गया था। वैसे भी जॉब चेंज करना था, डाल दी छुट्टी। तुम कॉर्पोरेट मजदूरों की तो कहानी ये है। मैं खुद अपना बॉस हूँ। मैंने खुद को बोला, बॉस छुट्टी चाहिए। मैंने खुद को ही जवाब दिया, अरे बिंदास ले ले छुट्टी, रिचार्ज होकर आ, फिर काम करेंगे। अबे ऐसे खुद से बात करने वालों को क्रिएटिव नहीं, पगलैट बोलते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, कॉल मी अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर। चुप्पे वेले। ठीक है, अब देख, तेरी एक भी फोटो नहीं निकलेगी, सिर्फ रौनक और मेरी फोटोज खींचूंगा। क्या बोलता है रौनक? लेकिन रौनक का ध्यान उनकी बातों पर था ही नहीं। वो बाहर के नजारों में खोया हुआ था। अबे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को वो धुन सुनाई दी? धुन? व्हाट धुन? अरे ये जंगलों से आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग कुछ चैंट कर रहे हो। रौनक मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तेरी आईटी की जॉब बहुत बोरिंग है। बॉस की डांट खा खा के तेरे कान पक गए हैं, लेकिन अब तो तेरे कान बजने भी लगे हैं। हाँ यार, कोई धुन वो नहीं सुनाई दे रही है। That's strange. रौनक ने बाकी रास्ते में कुछ नहीं कहा। उसे अपने दोस्तों के सामने अजीब नहीं दिखना था।
वो इस ट्रिप पर बस एंजॉय करने आया था। उसे अपने प्रॉब्लम्स से एस्केप चाहिए था, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स से एस्केप नहीं बल्कि उन्हीं की डायरेक्शन में जा रहा है, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नैनीताल के पास वाले घने जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इसी जंगल में टेंट लगाकर कुछ दिन कैंपिंग करने का उनका प्लान था। रात के 11 बजे थे। कैंप के बाहर बॉनफायर के सामने तीनों दोस्त बैठकर एंजॉय कर रहे थे। भाई साहब, किसी भी 5 स्टार रूफटॉप रेस्टोरेंट बार वो मजा नहीं दे सकता जो जंगल के बीचों बीच बैठकर खुले आसमान के नीचे विस्की पीने में है। लगता है तू यहाँ बस दारू पीने आया है। अबे आसपास देख, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। शहर में बैठकर हम इंसान अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, लेकिन नेचर के पास आते ही समझ आ जाता है कि इस जंगल और जंगली जानवरों के सामने अपनी कोई औकात नहीं है। इस जंगल में शेर वगैरह भी है क्या? नहीं, सिर्फ जानवर नहीं, और भी बहुत कुछ। क्या? कुछ नहीं। अबे तू ट्रिप पे आया है चिल करने, थोड़ा रिलैक्स तो कर। ऐसे कौन से ख्यालों में खोया हुआ है यार? पता नहीं यार, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या। इसकी बातों से तो मेरी फट रही है। अबे कैसा फट्टू है तू, कल रैपलिंग क्या खाक कर पाएगा? चल एक एक पैग और बना। रौनिक तू भी पिएगा ना? हाँ, तू पैक बना, मैं अभी आया। अबे क्या पेड़ों को पानी डालने जा रहा है? अनीश और सिद्धार्थ के हंसने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। रौनिक थोड़ी दूर चला। अब कैंप फायर दिखना बंद हो गई थी। जंगल का अंधेरा गहरा हो रहा था। एक पेड़ के पास हल्का होकर वो वापस आने के लिए मुड़ा, तभी वही ट्यून। रौनिक उस धुन की तरफ मानो खींचा चला जा रहा था। वो कैंप फायर की लोकेशन से दूर दूर जा रहा था, जंगल के घने अंधेरे में, जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। चलते चलते वो एक खंडहर जैसी जगह तक पहुंच गया, जैसे कोई पुराना मंदिर जो जमीन में धंस गया हो। उस मंदिर का सिर्फ शिखर दिख रहा था और उस पर एक अजीब सा चित्र, अजीब सा सिंबल बना हुआ था। ये तो कोई ज्योमेट्रिक सिंबल जैसा है, और मैंने शायद इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? रौनिक को सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तभी अंधेरे से उसने एक डरावनी सी दहाड़ सुनी। कुछ तो रौनिक के ऊपर कूद पड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। एक खूंखार जानवर वो गुर्राते हुए पास आ रहा था। रौनिक जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन तभी वो जानवर रौनिक पर कूद पड़ा और उसके मुंह पर वार करने लगा। रौनिक अब चीख भी नहीं पा रहा था। ऐसा जानवर रौनिक ने पहले कभी नहीं देखा था। अपने तेज नाखूनों से उसने रौनिक के चेहरे पर एक जोरदार वार किया। खून से जमीन लाल हो गई। रौनिक की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। अबे तूने वो चीख सुनी? वो तो रौनिक की आवाज थी यार। अनीश और सिद्धार्थ आवाज के डायरेक्शन में मोबाइल टॉर्च चालू करके चलने लगे। ओह शिट, वो रौनिक है क्या? फक, किसी जानवर ने उसके चेहरे पर अटैक किया है। कितना खून बह रहा है। What should we do? शिट, क्या करे? हॉस्पिटल। मैं मैप्स में देखता हूँ आसपास कोई हॉस्पिटल है या नहीं। यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसे उठाने में मेरी मदद करो, मैं इसका इलाज करूंगा। सिद्धार्थ और अनीश चौंक गए। अंधेरे से रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। हाथ में एक लैंटर्न लिए कोई झाड़ियों में से बाहर आ रहा था। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी। उसने एक मैली सी धोती पहनी थी और एक शॉल लपेटी थी। उसका चेहरा अंधेरे में गुम था, बस उसकी आंखें रौनिक पर टिकी हुई थीं। आप? घबराओ मत, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। इसी जंगल में सारी उम्र रहा हूँ। पेड़ पौधों को भली भांति समझता हूँ। लोग मुझे वैद्य धीरज के नाम से जानते हैं। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। चलो, जैसा कहा है वैसा करो। अनीश और सिद्धार्थ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने रौनिक को उठाया और वैद्य धीरज के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलते ही एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी।
एक 20-21 साल की लड़की बरामदे में खड़ी थी। उसने ढीला सा कुर्ता पजामा पहना था। जंगल में रहकर भी वो लड़की समझदार और पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। आशा, बेटा मदद करो इन लड़कों की, इनका दोस्त घायल हुआ है। कैसे? इस जंगल में हर हादसे का कारण एक ही होता है। चलो, समय नहीं है इस लड़के के पास, बहुत खून बह चुका है। पूर्णिमा की आधी रात में एक धुंधले से दिए की रोशनी में वैद्य धीरज रौनिक की मरहम पट्टी करने में लग गए। आशा उनकी मदद कर रही थी। अनीश और सिद्धार्थ डर कर बस चुपचाप देख रहे थे। तभी अचानक वैद्य धीरज रुक गए और रौनिक के चेहरे से बहता खून अपनी उंगलियों पर लेकर उसे अजीब तरह से देखने लगे। क्या हुआ बाबा? ये खून साधारण नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ जाग रहा है, जैसे कोई शक्ति। कैसी शक्ति? पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो शक्ति इंसानी नहीं है। वैद्य की बात का असर उस कमरे में मौजूद सभी पर हुआ। रौनिक होश में नहीं था, लेकिन उसके सपने अभी भी उस पर हावी हो रहे थे। वो यादें, वो घटनाएं सब लौट आ रही थीं। एक बार फिर उसे वो धुन सुनाई देने लगी। वो ज्योमेट्रिकल सिंबल अब आग में चमकने लगा। वही आग जिसमें वीर और प्रिया जल रहे थे। तभी एक शैतानी आवाज रौनिक के कानों में फुसफुसाती है। काल केतु लौट रहा है। जिंदगी बदलने के लिए एक रात ही काफी होती है। एक रात ने रौनिक की जिंदगी बदल दी थी। दर्द की वजह से उसकी आंख खुली। उसे धुंधला नजर आ रहा था। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में था। उसे एक चेहरा दिखाई दिया। एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास बैठकर कुछ कर रही थी। रौनिक ने उठने की कोशिश की। हिलना मत, लेटे रहो। तुम्हारे माथे पे गहरी चोट आई है, मैं तुम्हें स्टिचेस लगा रही हूँ। रौनिक ये सुनकर एकदम डर गया। उसके चेहरे पर डर देखकर आशा ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, विश्वास करो, मैं डॉक्टर हूँ। चलो आंखें बंद कर लो। आशा की आंखों में विश्वास था। पता नहीं क्यों, लेकिन रौनिक को उस पर विश्वास करने का मन हो रहा था। रौनिक ने आंखें बंद की और बस 5 मिनट में आशा ने अपना काम पूरा कर दिया। दर्द हुआ? नहीं, मुझे तो समझा भी नहीं कि तुम जख्म सी रही हो। यू आर टू गुड, थैंक्स। तुम पूरी रात बेहोश थे, अब अचानक से घूमने फिरने मत लगना। तुम्हें कम से कम 2 दिन आराम करना चाहिए। ये लो, ये काढ़ा पियो। लेकिन मैं यहाँ कैसे? तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? रौनिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश की। वो अजीब सी धुन, वो ज्योमेट्रिक सिंबल। हम कैंपिंग कर रहे थे, मैं जंगल में चल रहा था और फिर वो एकदम, वो क्या था? मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा। क्या था वो? कुछ सवालों के जवाब सही समय आने पर ही मिलते हैं। रौनिक ने मुड़कर देखा। उस छोटे से कमरे में एक बूढ़ा आदमी आ चुका था। कम से कम 70 साल का बूढ़ा होकर भी वो दिखने में काफी फिट था। सफेद दाढ़ी, सफेद लंबे बाल, धोती और एक शॉल कंधों पर डाली हुई थी। उसकी आंखें बहुत शार्प थीं। अपनी नजर वो रौनिक पर टिकाए खड़ा था। मैं इस जंगल का रखवाला वैद्य धीरज, और ये मेरी बेटी आशा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगल में रहा हूँ। तुम पर जिसने हमला किया वो क्या था ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये समय सही नहीं है। तुम समझ नहीं पाओगे। ये कहानी बहुत लंबी है। रौनिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे वैद्य धीरज से डर लग रहा था, लेकिन आशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता हो। ये सारी फीलिंग्स बहुत अजीब थीं। उसे जल्द से जल्द घर जाना था। सिद्धार्थ, अनीश,
मेरे फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्त बगल वाले कमरे में हैं। वो दोनों भी ठीक हैं, बस डर गए थे और थोड़े थके हुए भी थे। रोनिक ने पास वाले कमरे में जाकर देखा तो सिद्धार्थ और अनीश काफी डरे हुए लग रहे थे। तू होश में आ गया? तू ठीक है ना? हाँ, आई एम ओके, बस सर भारी लग रहा है। वो तो होगा ही। तेरे सर से कल कितना खून बह रहा था कि वो लड़की नहीं होती तो। अबे चुप, उसे डरा मत। रोनिक, हम दोनों तेरे होश में आने का ही वेट कर रहे थे। चल यार, निकलते हैं इधर से। तुझे दिल्ली में प्रॉपर हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये जंगल सेफ नहीं है। मुझ पर किसी बहुत अजीब से जानवर ने अटैक किया था। वो जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और मैं उसे वापस देखना भी नहीं चाहता। चल कट लेते हैं यहाँ से। उन तीनों का फैसला हो चुका था। अब बस वैद्य धीरज को बताकर वहां से निकलना था। वैद्य जी, आपने और आशा ने मुझे सही समय पर बचा लिया, वरना शायद मैं जिंदा ही नहीं बचता। सो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब हम तीनों आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते। हम जल्द से जल्द अपने घर दिल्ली जाना चाहते हैं। हम चलते हैं। नहीं, ये सही समय नहीं है यहाँ से जाने का। कल पूर्णिमा की रात थी। अगले 2 दिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें यहीं रुकना होगा। जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। डोंट वरी अंकल, हमारे पास मैप्स हैं। मोबाइल में हम जीपीएस नेविगेट करके रास्ता ढूंढ लेंगे। जंगल से बाहर निकलते ही हमें टैक्सी या बस मिल जाएगी। सो डोंट वरी। गलती कर रहे हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उस बूढ़े आदमी की बातें अजीब थीं। यहाँ से निकलना ही ठीक है, रोनिक ने सोचा और एक आखिरी बार मुड़कर आशा की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली और कुछ अजीब सी एनर्जी रोनिक को फील हुई। उसने अपने आप को सोचने का समय नहीं दिया और वो तीनों वहां से निकल गए और जंगल में चलने लगे। थैंक गॉड हम लोग वहां से निकल गए। आई मीन अंकल अच्छे थे लेकिन थोड़े अजीब भी थे। मुझे तो ये जंगल ही कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ आना वाज अ बैड आइडिया गाइस। सबसे पहले अपने कैंप की तरफ जाते हैं। अपना सारा सामान वहीं पर पड़ा है। सामान लेते हैं और फिर जंगल से एग्जिट ले लेंगे। हाँ, मैंने मैप्स चालू किया है। बस 5 मिनट का रास्ता है और कैंप साइट से जंगल से बाहर जाने के लिए बस आधा घंटा लगेगा। दैट्स इट। ग्रेट, लेट्स लीव। रोनिक, सिद्धार्थ और अनीश कैंप साइट की तरफ चलने लगे। रोनिक का मोबाइल, वॉलेट, आईडी कार्ड्स, सारा इंपॉर्टेंट सामान वहीं पर था। कैंप साइट पहुंचते ही तीनों ने अपने अपने बैग्स बांध लिए और अब तीनों जंगल से बाहर की ओर चलने लगे। लगभग आधे घंटे तक तीनों बिना थके चलते रहे। अनीश, और कितना चलना है? बस 5 मिनट और। मैप्स पे दिखा रहा है कि अब मेन रोड दिख जाएगा। 5 मिनट तक तीनों बिल्कुल चुपचाप चलते रहे। उन्हें बस उस जंगल से बाहर निकलना था और अब वो पल बहुत करीब आ चुका था। एक बार इस जंगल से बाहर निकलूं तो चैन की सांस लूंगा। क्या पनौती है ये ट्रिप। लेकिन 5 मिनट चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि तीनों चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो तीनों एक बार फिर उसी जगह आ पहुंचे थे जहां पर रोनिक पर अटैक हुआ था। सामने वही पुराना खंडहर था, वही जमीन में धंसा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा था और उस मंदिर पर वही अजीब सा सिंबल भी दिख रहा था। What the? How is this possible? मैं क्लियरली मैप्स को फॉलो कर रहा था। मैप्स गलत रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? हम दोबारा घने जंगल में कैसे पहुंच गए? ये वही जगह है। ये वही जगह है जहां पर वो जानवर था। उसने मुझ पर अटैक किया था। चलो यहाँ से, यहाँ बिल्कुल मत रुकना। इट्स नॉट सेफ। और तीनों तेजी से उस जगह से निकल गए, बिल्कुल दूसरी दिशा में। कुछ देर चलने के बाद फिर से वो तीनों उसी जगह आ पहुंचे। एक बार फिर उनके सामने वही खंडहर था, वही सिंबल था। ये क्या हो रहा है गाइस? दैट इज नॉट नॉर्मल। दिस इज अ फकिंग ट्रैप। इस जंगल में हमारा नहीं, नेचर का राज है। यहाँ हमारे गैजेट्स काम नहीं करेंगे। यहाँ वही होगा जो ये जंगल चाहेगा। दिस जंगल इज अलाइव एंड इट इज वॉचिंग आवर एवरी मूव। रोनिक की बातों से सिद्धार्थ और अनीश को झटका लगा। रोनिक कुछ अलग सा लग रहा था। उसे इतना शांत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शाम होने तक वो तीनों चलते रहे। उन्होंने सारे डायरेक्शंस ट्राई किए, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर वापस उसी श्राइन के सामने आ पहुंचते थे।
गाइस, सूरज डूब रहा है। अब कुछ ही देर में सारा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। अब तो हमारा यहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। अबे तू इतनी काबुली ये सब कैसे बोल सकता है? मेरी फट रही है, ऐसा लग रहा है कि हम सब मरने वाले हैं। एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए या कोई वाटर बॉडी दिख जाए। चलो, लेट्स नॉट लूज होप, कीप वॉकिंग। सुबह से तीनों ने ना ही खाना खाया था, ना ही पानी पिया था। रौनक का सर चकरा रहा था। वो अभी तक ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ था। आधे घंटे का रास्ता वो तीनों 5 घंटों में भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। जंगल उनके साथ खेल खेल रहा था और घूमते फिरते एक बार फिर वो तीनों उसी खंडहर के सामने खड़े थे। लेकिन अब सूरज डूब चुका था, हर तरफ अंधेरा था और मंदिर के शिखर पर बना वो अजीब सा जियोमेट्रिक सिंबल चमक रहा था। क्या हुआ? हाँ, मेरे शोल्डर पर एक बर्न मार्क है। इट्स अ बर्थ मार्क। वो बहुत जल रहा है। रौनक एक हाथ से अपने शोल्डर को पकड़कर नीचे बैठ गया। तभी आसपास की झाड़ियों से किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट आने लगी, लेकिन वो 4 पैरों की आहट थी। कोई आ रहा है क्या? वो जानवर एक बार फिर से। और उसके बाद उन तीनों ने जो देखा वो कभी भूल नहीं सकते। झाड़ियों में से पहले 2 बहुत बड़ी चमकीली आंखें दिखीं, फिर एक बड़ा बालों से ढका हुआ मुंह और फिर वो लगभग 7 फुट लंबा जानवर झाड़ियों से बाहर आया। वो एक भेड़िया था, लेकिन कोई साधारण भेड़िया नहीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो कुर्राकर रौनक की ओर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। छलांग मारने के लिए उसने अपने पैर उठाए। अब किसी भी वक्त वो रौनक को नोच खाने वाला था कि तभी ठहर, चली जा। पता नहीं कैसे, लेकिन झाड़ियों से वैद्य जी वहां पर आ पहुंचे थे, मानो वो उन पर पूरे समय नजर रख रहे हों और सही समय पर बाहर निकल आए हों। उन्होंने उस भेड़िए की आंखों में देखा। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेकर झाड़ियों में चला गया। कहा था गलती कर रहे हो। अगले 2 दिन बड़े कठिन है। ये समय साहस करने का नहीं, अपनी जान बचाने का है। चलो मेरे साथ। रौनक को वैद्य जी को सॉरी भी बोलना था और थैंक यू भी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन वो इतना समझ चुका था कि वो अब वैद्य जी पर भरोसा कर सकता है। कुछ ही देर में वैद्य जी को फॉलो करते हुए वो झोंपड़ी में पहुंच गए। आशा दरवाजे पर ही खड़ी थी। रौनक को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। आप तीनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, चलो पहले खाना खा लो। आशा ने चुपचाप खाना परोसा और तीनों बस टूट पड़े। बस दाल चावल और कोई सब्जी थी। रौनक ने एक निवाला खाया और अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे कुछ दिखने लगा, लाल रंग, किसी के हंसने की आवाज और ये टेस्ट। ये खाना उसने पहले भी खाया था। इस टेस्ट को वो पहचानता था। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा? आशा के सवाल ने रौनक को होश में लाया। हाँ, नहीं, खाना बहुत अच्छा है। तो फिर तुम खा क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, आराम से खाओ। आशा, थैंक यू। आशा रौनक को देखकर मुस्कुराई और अंदर चली गई। रौनक को उसे देखकर एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उसके साथ इतना कुछ हुआ था कि वो किसी भी फीलिंग को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। खाना खाने के बाद वैद्य धीरज ने रौनक और उसके दोस्तों को अपने पास बिठाया। देखो, मैंने तुम्हें उसके चंगुल से बचा तो लिया, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। जिसने तुम पर हमला किया वो बस एक नौकर है। उसका मालिक अभी भी इस जंगल में घूम रहा है। तुम्हें अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो तुम्हें एक सुरक्षा कवच की जरूरत है। सुरक्षा कवच? लेकिन वो कवच कैसे मिलेगा? तंत्र उपासना। रौनक ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उस अंधेरे कमरे में बस एक दिया जलाया गया। कमरे के बीचों बीच एक सर्कल बनाकर
वैद्य ने रौनिक को उसमें बिठाया। ये इंसानी खोपड़ी, ये कुमकुम, ये अजीबो गरीब निशान देखकर घबराओ मत। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन ये सब अब मैं मंत्र उपासना करने जा रहा हूँ। मुझे बीच में रोकना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य धीरज कुछ मंत्र पढ़ने लगे। एक तरफ वैद्य धीरज तांत्रिक उपासना से रौनिक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ घने जंगलों से कोई झोपड़ी की ओर चला आ रहा था। वो घने जंगल से यहाँ आ रहा है। सदियों पुराना इंसान जाग चुका है। वो तुम्हें खत्म करने आ रहा है। पूर्वजों, पुरातन आत्माओं, हमारी पुकार सुनो, मार्गदर्शन करो। वैद्य धीरज उस अंधेरे झोंपड़े में रौनिक के सामने बैठे थे। रौनिक के आसपास उन्होंने चौक से कुछ आकृतियां बनाई थीं। उनके हाथ में हड्डी और एक खोपड़ी थी। आसपास बहुत सारा अजीब सा सामान था, जैसे किसी तांत्रिक पूजा विधि में होता है। वैद्य धीरज के मंत्रों से रौनिक को अजीब महसूस हो रहा था। उसका सर चकराने लगा। मुझे चक्कर आ रहा है। मेरे मंत्रों में बाधा मत डालो। वो आ रहा है, यहीं तुम्हारी दिशा में। तुम्हें मारने आ रहा है। कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एकदम से रौनिक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वैद्य धीरज की तांत्रिक पूजा पूरे जोर से शुरू थी। वहां जंगल में किसी की आहट सुनाई दे रही थी। कोई तो था जो रौनिक की ओर बढ़ रहा था। रौनिक की आंखें खुली। वो एक बहुत बड़े स्टेडियम में था। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन लोगों के कपड़े आदि मानवों जैसे थे। रौनिक उठ खड़ा हुआ और उसने अपने आप को देखा। वो बहुत हट्टा कट्टा था। उसका रंग सांवला था और बाल लंबे थे। उसके सामने एक लंबा भाला था। मैं रौनिक नहीं हूं। रौनिक पर अचानक हमला हुआ। सामने एक 7 फुट का आदमी खड़ा था। उसे इंसान कहना भी ठीक नहीं होगा। पूरे शरीर पर उसने राख मली थी। उसकी लाल आंखें रौनिक पर टिकी थीं। बालों की जटाएं बन चुकी थीं। वो आदमी किसी प्राचीन भाषा में बात कर रहा था, लेकिन रौनिक को उसके कहने का मतलब साफ समझ आ रहा था। 3 बार भले ही तूने मुझे पछाड़ा हो, लेकिन आज तुझे कीड़े की तरह कुचल नहीं दिया तो मेरा नाम भी शिकारी नहीं। काल केतु की जय हो। रौनिक ने भाले को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर के बजाय एक अजीब सा जुनून था। शिकारी ने जोर से धरती पर पांव मारा। मिट्टी हवा में उड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर भागे। आज तेरा लहू काल केतु के हवन में चढ़ेगा। रौनिक ने घूमकर शिकारी के पेट पर भाले से वार किया, लेकिन शिकारी ने भाला हाथ से पकड़ लिया और रौनिक को जमीन पर पटक दिया। रौनिक का सिर धरती से टकराया। खून बहने लगा। शिकारी रौनिक के ऊपर चढ़ गया और घुटनों से उसके सीने पर वार करता रहा। तू सोचता है मैं कमजोर हूं? गलती कर रहा है। रौनिक ने अचानक अपने कमर से एक छोटी सी छुरी निकाली और शिकारी के कंधे में घोंप दी। शिकारी चीखा, लेकिन गुस्से में और भी जंगली बन गया। उसने रौनिक को उठाकर हवा में उछाल दिया। रौनिक एक पत्थर से टकराया और उसका कंधा छिल गया। वहां एक जख्म बन गया। तेरे जैसे बहुत आए, सब काल केतु के लिए बलि बन गए। रौनिक ने भाला उठाया और घुमाकर शिकारी के घुटने पर मारा। एक भयानक चीख के साथ शिकारी घुटने पर गिर गया। रौनिक ने मौका देखा और उसके सीने में भाला घोंप दिया। शिकारी ने रौनिक के गले को पकड़ लिया और जोर से दबाया। तुझ जैसे दरिंदों के लिए मैं मौत हूं। रौनिक ने जमीन से एक टूटी हुई हड्डी उठाई। एक आदमी की हड्डी थी और शिकारी की आंख में घुसा दी। शिकारी चीखता हुआ पीछे गिरा।
रौनिक ने उसके सीने में भाला पूरा घोंप दिया और उसके सीने से खून का एक फव्वारा छूट गया। ये अभी अंत नहीं है। काल केतु लौटेगा। रौनिक ने भाला खींच लिया और लपक कर जंगल की ओर भागा। पीछे से आती चीखों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी सांस फूली थी, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की चिंगारी थी। प्रिया, प्रिया, प्रिया। तभी अचानक रौनिक की आंखें खुली, जैसे किसी ने उसे एक झटके से वापस प्रेजेंट में फेंक दिया हो। ओम क्लीम काल भयनाशाय। वो उस झोंपड़े में था। उसके सामने वैद्य धीरज तांत्रिक पूजा कर रहे थे। उसके दोस्त सिद्धार्थ और अनीश डर के मारे एक कोने में जा बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। आशा के चेहरे पर भी अजीब से सवाल थे। वो रौनिक ही था तो फिर वो कौन था जिसने शिकारी को पछाड़ दिया था? वो कौन था जिसके लंबे बाल थे, सांवला रंग था, जो इतना ताकतवर था कि एक 7 फीट के आदमी से लड़ सके? वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो रौनिक हूँ, बस रौनिक। वैद्य धीरज ने मंत्र रोक दिए और एक काला धागा रौनिक की कलाई पर बांधा। कभी मत उतारना, ये सूत्र तेरी पहचान भी है और तेरी रक्षा भी। इससे पहले कि रौनिक कुछ सवाल कर पाता कि तभी जंगल से एक ऐसी भयानक चीख निकली कि सब के सब दंग रह गए। दौड़कर सारे झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर बाहर की ओर देखने लगे। ये वही है, मैंने इसे देखा है, मैं इसे जानता हूँ। झोंपड़ी के सामने वही 7 फुट का आदमी खड़ा था जिसे रौनिक ने अभी अभी अपने विजन में देखा था। मेरे होते हुए तू इसे नहीं मार पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। शिकारी ने एक भाला सीधे रौनिक की ओर फेंका, लेकिन उसे लगने से पहले ही धीरज ने छलांग लगाई और रौनिक को धक्का दे दिया। भाला धीरज के कंधे को छील गया, खून बहने लगा। अगले ही पल एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ओम क्लीम काल भयनाशाय, ओम क्लीम काल भयनाशाय। बाबा, बाबा वो आपको मार डालेगा। मेरी चिंता मत कर, तू भाग, तेरी जान भी खतरे में है। चली जा यहाँ से, वीर को मैं बचाऊंगा, तू जा। नहीं बाबा, मैं किसी डरपोक की तरह भागने नहीं वाली। ये मेरा आदेश है, जाओ अभी के अभी। वैद्य धीरज की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि आशा उसी वक्त उस झोंपड़ी से दूर भाग गई। शिकारी को उसका पीछा करना था, लेकिन धीरज ने उसका रास्ता रोक लिया। सुन वैद, रास्ते से हट जा। तू मेरा शिकार नहीं, मेरा शिकार वो दोनों है, ये तू भी जानता है। जब तक जिंदा हूँ इन दोनों को तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तो फिर अपनी जान से हाथ धो बैठ। शिकारी ने घूमकर अपनी खूनी कुल्हाड़ी से वैद्य धीरज के मुंह पर ऐसा वार किया कि उसका जबड़ा हिल गया। खून के छींटे हवा में उड़ गए। फिर उसने धीरज के सीने पर घुटना रखकर उसका सर जमीन पर पटक दिया। एक भयानक क्रैक की आवाज के साथ धीरज बेहोश हो गया। ये भी गया। अब शिकारी रौनिक की ओर आ रहा था। उसने सिद्धार्थ और अनीश की तरफ एक नजर डाली और अपना हाथ उनकी तरफ उठाया। कुछ ऐसी शक्ति उसके हाथ से निकली कि वो दोनों अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए, जैसे पुतले हों। बेचारे साधारण मानव हैं, लेकिन तू साधारण नहीं। कितने सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मेरा बदला पूरा होगा। काल केतु लौट आएगा। काल केतु की जय हो। मैं क्या करूं? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? रौनिक को बचाने के लिए अब कोई नहीं था। अब लड़ाई सिर्फ शिकारी और रौनिक के बीच थी। रौनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो घने जंगल की ओर भागा और बिना पीछे देखे बस भागता रहा। पीछे से उसे शिकारी के हंसने की आवाज आ रही थी। 7 फुट के उस राक्षस से रौनिक कितनी देर तक बचा रह सकता था? Eight,
भाग रॉनिक, भाग। शिट, वो राक्षस मेरे ही पीछे आ रहा है। रात के अंधेरे में रॉनिक अंधाधुंध भाग रहा था। शिकारी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। ये जंगल कहाँ ले जा रहा है मुझे? हर तरफ अंधेरा और वो शिकारी। भागते भागते रॉनिक का पैर एक लकड़ी में फंसा और वो मुंह के बल गिरा। शिकारी अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, जैसे कोई भयानक सा साया हो। उस 7 फीट के राक्षस के सामने रॉनिक क्या था? बस एक साधारण सा लड़का। मेरा पैर। शिकारी रॉनिक की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी थी। रॉनिक का दिल जोर से धड़कने लगा। गहरी छायाओं में से शिकारी निकला। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून था। शिकारी ने गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी उठाई, निशाना साधने के लिए। अंधेरे से कोई शिकारी पर झपट पड़ा था। कुछ ही पलों में रॉनिक को समझ आ गया, वो वही भेड़िया था। वो भेड़िया वही था जिसने एक रात पहले रॉनिक पर हमला किया था। वही पंजे, वही चेहरा, वही खूनी आंखें। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। भेड़िया ने शिकारी के हाथ को झपक कर तोड़ दिया। एक पल में हड्डियां टूटने की आवाज उठी। उसके दांत उसकी गर्दन में घुस गए। खून जमीन पर बहने लगा। तू जानवर नहीं, तू सांप है। जंगल गूंज उठा शिकारी की चीखों से। खून से भीगा हुआ भेड़िया, आंखों में आग, अब रॉनिक की तरफ मुड़ा। ये तो मेरी तरफ देख रहा है। भेड़िया ने रॉनिक की ओर देखा और अपनी गर्दन हिलाई, जैसे उसे जाने के लिए कह रहा हो। रॉनिक लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगा। वो मुझे बचाने आया, पर क्यों? वो तो मुझे ही मारने आया था कल रात। थोड़ी देर में रॉनिक ने एक जोरदार चीख सुनी। वो शिकारी की चीख थी, यानी उस भेड़िए ने जरूर शिकारी को जख्मी कर दिया होगा। रॉनिक डर के मारे चलता रहा। उसने अपनी घड़ी में देखा, देर रात के 3 बजे थे। बस 2 घंटों में सूरज उगने वाला था। उसे सामने एक गुफा दिखाई दी। इस गुफा में 2 घंटे के लिए आराम कर लूंगा, फिर सुबह की रोशनी में बाहर का रास्ता ढूंढना आसान होगा। सिद्धार्थ और अनीश को भी ढूंढना है। आई होप दोनों ठीक होंगे। केव में सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंड, और उस ठंडक में छुपा था एक राज। रॉनिक ने गुफा में कदम रखा, लेकिन सामने जो पाया उसे देखकर रॉनिक के पैर कांपने लगे। उसके सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके सफेद बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। उसने बस एक सफेद रंग का चोंगा पहना था। उसकी त्वचा बुढ़ापे से लटक रही थी। पानी ला, उस मटके में रखा है। क्या? डर मत, पानी ला, प्यास लगी है। उस योगी की आवाज गुफा में गूंज रही थी। रॉनिक कांपते हाथों से मटके के पास गया और योगी के लिए पानी लाया। रॉनिक को उसके पास जाने से भी डर लग रहा था। तूने मुझे जल दिया, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं कितने सालों से तप कर रहा था। तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई, लेकिन डर मत, अगर तू नहीं आता तो भूख प्यास से मेरी मौत हो जाती। शायद समाधि के लिए अभी मैं योग्य नहीं हूं। मैं तेरी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। रॉनिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बूढ़ा आदमी उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? ये कोई मजाक था, भ्रम था, सपना था? ये कोई चोर लुटेरा भी हो सकता था। मुझे बस घर जाना है। मैं थक चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले था।
योगी ने रौनक के सर पर हाथ रखा। तथास्तु। योगी के सर पर हाथ रखते ही रौनक को जैसे बिजली का झटका लगा और एकदम ब्लैकआउट हो गया। अबे रौनक, उठ साले, ड्राइवर के बाजू में बैठकर सोते नहीं है, ड्राइवर को भी नींद आती है। रौनक ने आंखें खोली। वो कार में था। वो दिल्ली के रास्ते पर थे। अनीश आराम से गाड़ी चला रहा था। सिद्धार्थ पीछे वाली सीट पर लेटकर म्यूजिक बजा रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पहले जैसा। सब कुछ पहले जैसा हो गया? अभी भी सपने में है क्या? दिल्ली आ रहा है अब, थोड़ा फ्रेश हो जा। तुम दोनों को कुछ याद नहीं? ट्रिप में क्या हुआ था? ऐसी फोटोज खींची है मैंने कि ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। इन दोनों को तो कुछ भी याद नहीं, तो फिर मुझे क्यों याद है? ये क्या था? सपना? हेलुसिनेशन? पर वो सब कुछ इतना रियल था। वो भेड़िया, वो योगी, वो शिकारी। मैं पागल तो नहीं हो गया? रौनक के लिए सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर सच ये था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। जंगल का राज अब शहर के अंधेरों में खुलने वाला है और रौनक का असली सफर अब शुरू होता है। रौनक जंगल की कहानी पीछे छोड़ आया था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। दिल्ली लौटने के बाद दूसरे ही दिन से रौनक का रूटीन शुरू हो चुका था। वही काम, वही रास्ता, वही जिंदगी। सुबह का टाइम था। रौनक ऑफिस के लिए निकल रहा था। हेलमेट पहना, इग्निशन ऑन किया और बस रोड पर निकल गया। और बाइक पर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बैठा हुआ हो। रौनक चौंक गया और सिग्नल पर उसका ध्यान नहीं रहा। कौन है? कौन है? अगले ही पल रौनक सड़क पर था। बाइक एक लग्जरी गाड़ी से टकरा गई थी। तुझे दिखाई नहीं देता? रेड लाइट थी, साले अंधा है क्या? गाड़ी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की थी, रविंद्र भाटिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मेरी कार की क्या हालत कर दी? बाइक चलानी आती नहीं तो क्यों चलाता है? देखिए, मुझे एकदम ऐसा लगा कि क्या बकवास कर रहा है? कुछ नहीं। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। सिर्फ गलती मानने से क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? आई एम सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र भारतीय। तेरा करियर, तेरा रिकॉर्ड सब बर्बाद कर दूंगा। देखिए, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। रौनक ने रविंद्र को बात बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। रविंद्र ने बढ़ा चढ़ाकर अमाउंट बताई, लेकिन रौनक ने एक झटके में पैसे ट्रांसफर कर दिए और वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब से उस जंगल से लौटा हूँ तब से कुछ अजीब सा लग रहा है। किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। रौनक ने बाइक पार्क की और वो लिफ्ट में चढ़ा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही रौनक को एक बार फिर वो दिखा, वो ज्योमेट्रिक सिंबल। ये सचमुच मुझे दिख रहा है या ये मेरी आंखों का वहम है? रौनक अपनी चेयर पर जाकर बैठा और काम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन काम में उसका ध्यान जरा भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रौनक को ऐसा लगा जैसे उसके कानों के पास आकर कोई फुसफुसा रहा है, वो भी किसी अनजानी प्राचीन भाषा में। कौन है? स्टॉप इट! रौनक को बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसने फोन करके सिद्धार्थ को लंच टाइम में कैंटीन में बुला लिया। रौनक को अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करना था। क्या बे, एक दिन में मुझे मिस करने लगा? एक्चुअली मैं भी कल से अपनी ट्रिप के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है तू? यही कि क्या कमाल की ट्रिप थी यार। I mean, क्या नहीं किया हम तीनों ने। I can never forget it, man. तुझे वहाँ जंगल में कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ? हाँ यार, एक बात बहुत अजीब थी। तेरी सड़ी हुई शक्ल। पूरी ट्रिप में एक तू ही था जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सिड यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
मेरी मेमोरी भी वीक हो रही है। तू बता सकता है कि हमने जंगल में एग्जैक्टली क्या किया? क्या किया मतलब? बियर पी, कैंप फायर किया, नेक्स्ट डे स्विमिंग की नदी में, जंगल में भटके, स्टार गेजिंग किया, बस। और क्या? हम किसी से मिले थे क्या? क्या जंगल में कोई मिला नहीं था? तू ठीक है ना? देख, बुरा मत मान, लेकिन तुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फॉरहेड पर स्क्रैच कैसे आई? वो आते समय बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, बट आई एम ओके, ज्यादा चोट नहीं आई, डोंट वरी। सिद्धार्थ एक बार फिर रौनिक को कंसोल करके वहां से चला गया। उसके आसपास के लोगों को भी रौनिक का बर्ताव अजीब सा लगने लगा था। रौनिक ने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर जगह वही सिंबल दिखाई दे रहा था। लैपटॉप स्क्रीन पर, वॉशरूम के दरवाजे पर, कैबिन की दीवार पर। सिद्धार्थ और अनीश को तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन दोनों की यादें बदल कैसे सकती हैं? यहाँ बदल दी गई थी, और ये सिंबल्स, ये आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं पागल तो नहीं हो रहा? जैसे तैसे रौनिक ने काम खत्म किया और वो घर जाने के लिए निकला। घर आकर वो बेड पर लेट गया। उसे ना कुछ खाने की इच्छा थी और ना ही किसी से बात करने की। थकान की वजह से उसकी आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। काल के तू जाग रहा है, काल के तू जाग रहा है। आधी रात को रौनिक की आंख खुली। कोई रात के अंधेरे में उसके कान के पास फुसफुसा रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सामने वाले आईने में सिर्फ एक धुंधली आउटलाइन दिख रही थी, किसी बहुत बड़े जानवर की। वो जानवर उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ था। रौनिक किसी लाश की तरह पड़ा था। जरा भी हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरी रात वो बस सांसें गिन रहा था। एक पल ऐसा आया कि उसकी बॉडी इस टेंशन को सहन ही नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गया। रौनिक का फोन बजा। सुबह हो चुकी थी। अनीश का फोन था। रौनिक मेरे भाई, तू ठीक है? सिद्धार्थ ने बताया कि जब से तू ट्रिप से लौटा है तब से तुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। कहे तो डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तुझे? तू रहता भी तो अकेला है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। कल बस थोड़ी सी थकान थी, बाइक एक्सीडेंट भी हुआ था। आज मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। कुछ छोटी मोटी इंजरी होगी तो मलहम पट्टी कर लूंगा। बाकी कोई सीरियस बात नहीं है, तू चिल कर। सिड की बातों को ज्यादा सीरियसली मत ले। रौनिक ने जैसे तैसे अनीश को कन्विंस किया और फोन रख दिया। रौनिक ने अपने लिए चाय बनाई। कल रात वाली बात एकदम से उसे याद आई और उसे उस घर में अकेले रहने से डर लगने लगा। लेकिन अब उस घर में रौनिक के सिवाय कोई नहीं था। रौनिक ने अपना अकेलापन कम करने के लिए टीवी चालू किया। न्यूज़ चल रही थी। तो अभी अभी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पर कल रात हमला हुआ और उनके घर पर ही उनकी मौत हो गई है। ऐसा लग रहा है उन पर किसी ने बड़ी बेरहमी से अटैक किया है। बॉडी अभी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। पुलिस ऑफिसर का नाम रविंद्र भाटिया बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह बेरहमी से कौन कत्ल कर सकता है? रविंद्र भाटिया? ये तो वही ऑफिसर है जिससे मैं कल... शिट! ये कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल नहीं है। मैं अपने साथ उस जंगल से क्या लेकर आया हूँ? जंगल का श्राप उसके साथ शहर आ चुका था। रौनिक अब रौनिक नहीं रहा था। अजीब रहस्यमयी घटनाओं की तो ये बस शुरुआत थी। रौनिक को अचानक याद आया कि कल उसके कान में क्या कहा जा रहा था। काल के तू जाग रहा है,